स्टार्ट करते हैं जल्दी जल्दी गाइड में चैप्टर 57 को। अच्छा, पहले डिस्कस कर लेते हैं कि अगर आपके पास टाइम थोड़ा है और इस चैप्टर को अपने सिलेक्टिवली करना है तो क्या करें। एक तो आप ये वीडियो देख लें, उसके अलावा याद करने के लिए सेरिबेलम के ये 3 लोब्स याद कर लें, 3 जोन्स देख लें और 3 न्यूक्लियस में होते हैं उसको याद कर लें। ओके ओके बाद फिर हमारे पास आता है कि जो फंक्शनल यूनिट है ना ये वाला, ये चूंकि एस्ट्रोलॉजी में भी है तो ये भी इंपॉर्टेंट है। बास्केट सिलेट से 2 नंबर का सवाल आ सकता है, बाकी इसको आप मिस कराएं। ये जो एब्नॉर्मेलिटीज है, क्लिनिकल एब्नॉर्मेलिटीज, ये यहाँ तक जरूर कर लीजिएगा। पुटामेन सर्किट और कॉर्डेट सर्किट ये कर लीजिएगा। और पुटामेन सर्किट की फिर एब्नॉर्मेलिटीज भी आ रही है हमारे पास, ये ग्लोबस पैराडस की लीजन, इसी तरह सबथैलेमस की लीजन और पुटामेन की लीजन। डन होगी बात। फिर आगे आ जाएं पार्किंसन डिजीज। पार्किंसन डिजीज इस चैप्टर की सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। सही होगी बात, कुछ भी ना करें ना तो ये जरूर याद कर लीजिएगा। और बाकी पर हम टेंटेन डिजीज आपकी मर्जी है, कर लो ना करो, तो बाकी खास इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। तो अगर आप ये सारा कुछ करें तो इंशाल्लाह ज्यादा आपके क्वेश्चन जो वो कवर हो जाएंगे। अच्छा, अब हम स्टार्ट करते हैं जी। लो जी, बात सिंपल सी ये है कि जो आपके मोटर फंक्शन है वो मेनली तो सेरिब्रल कॉर्टेक्स कंट्रोल कर रही होती है, लेकिन ब्रेन के बहुत से स्ट्रक्चर्स उसको हेल्प भी करते हैं। जैसे मिसाल के तौर पे सेरिबेलम हेल्प कर रहा होता है, बेसिकली हेल्प कर रहा होता है। सेरिबेलम कैसे हेल्प करता है? टाइमिंग ऑफ फंक्शन में हेल्प कर रहा होता है, कंट्रोल ऑफ इंटेंसिटी ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन में हेल्प कर रहा होता है। बेसिक गैंग्लिया कैसे हेल्प कर रहा होता है? सक्सेसिव मूवमेंट्स का सीक्वेंसिंग में हेल्प कर रहा होता है और इस तरह की चीजों में। तो सेरिबेलम की डिटेल देखते हैं जनाबे वाली। इसको हम आईएसआई भी कहते हैं, क्योंकि मैंने कहा था कि इसको हम एग्जाम्पल मतलब बुक नहीं कहती, हमने मिसाल दी है कि जैसे आईएसआई होती है, चुप के काम कर रही होती है, इंटेलिजेंस एजेंसी होती है, सेरिबेलम भी इसी तरह का होती है। इसको साइलेंट एरिया कहते हैं, क्योंकि बजाते खुद ये कोई मोटर एक्टिविटी कॉज नहीं कर सकती, लेकिन अगर सेरिबेलम ना हो तो कोई मसल पैरालाइज तो नहीं होता, लेकिन मोटर एक्टिविटीज प्रॉपर रह भी नहीं जाती। जिस तरह आपकी आईएसआई है, अगर आईएसआई ना हो तो फौज भी अच्छा नहीं लड़ पाएगी, हालांकि आईएसआई बजाते खुद लड़ नहीं रही होती। करता क्या सेरिबेलम? बेसिकली ये सेंसरी इन्फॉर्मेशन भी रिसीव कर रहा होता है और मोटर सिग्नल्स भी रिसीव कर रहा होता है, यानी बॉडी में क्या हो रहा है उसका भी पता है और हम ब्रेन क्या करवाना चाह रहे हैं उसका भी पता है। तो फिर ये कंपेयर करता है और फिर करेक्टिव सिग्नल्स भेज देता है ब्रेन को कि यार प्लीज तुम ये सिग्नल ना भेजो, बॉडी में ऑलरेडी ये वाला काम हो रहा है। तो यानी कि जासूसी के तहत मोटर एक्टिविटीज को बेहतर करने में रोल प्ले करता है। और दूसरी बात, ये लर्निंग में भी रोल प्ले करता है। हमने एक दफा एक्टिविटी की, हमने देखा कि यार बॉल बाद में आई थी, बैट बाद में, बॉल पहले आ गई थी, बैट बाद में घुमाया, तो आहिस्ता आहिस्ता हम अपनी एक्टिविटी को मजीद बेहतर कर लेंगे। तो ये लर्निंग में भी लर्न भी कर रहा होता है, बेहतर भी कर रहा होता है अपने आप को। 3 लोब होते हैं इसके, एंटीरियर लोब, पोस्टीरियर लोब और फोक्यूलो नोडुलर लोब, और इसके ऊपर लॉन्गिट्यूडनल लाइनें बनी हुई होती हैं जिनको हम यहाँ पे फोलियम कहते हैं। तो यहाँ देखते हैं काफी सारी लाइनें बनी हुई हैं। बाकी इसकी डिवीजन की बात की जाए तो दरमियान में होते हैं हमारे पास, जिसको हम कहते हैं वर्मेस, फिर साइड पे आती है इंटरमीडिएट जोन और सबसे साइड पे आती है हमारे पास लेटरल जोन। ये जो वर्मेस होता है ये हमारी बॉडी के जो एक्सियल चीजें हैं, यानी कि नेक हो गया, ये वो सारा इन चीजों को कंट्रोल कर रहा होता है, क्योंकि इसने जारी बात है एंटी ग्रेविटी मसल को कंट्रोल करना है। फिर जो इंटरमीडिएट जोन होती है, इसकी टोपोग्राफिक रिप्रेजेंटेशन देखो तो जो आपके डिस्टल पोर्शन है ना, टांगों के अगले पोर्शन, बाजुओं के अगले पोर्शन, सर हो गया, इन पोर्शन को हमारे इंटरमीडिएट जोन कंट्रोल कर रही होती है। अब सीधी सी बात है, सेरिबेलम इन्फॉर्मेशन को सेंसरी जगह से भी ले रहा होगा, ब्रेन से भी ले रहा होगा, और फिर प्रोसेस करने के बाद जो भी इसके फैसले होंगे, जो भी इसके मशवरे होंगे, वो मशवरे भेजेगा सेरिब्रल कॉर्टेक्स के पास, मशवरे भेजेगा रेड न्यूक्लियस के पास, मशवरे भेजेगा रेटिकुलर फॉर्मेशन के बाद, सबको मशवरे भेजेगा कि ये मेरे ख्याल से तो ये वाली मूवमेंट इस तरह से करवानी चाहिए। तो खास तौर पर जो हमारी रैपिड सीक्वेंशियल मस्कुलर मूवमेंट्स होती हैं उनमें सेरिबेलम बहुत अहम रोल प्ले कर रहा होता है। दानों की बात, फोलियम मैंने आपको पहले बता दिया था कि जो लाइनें होती हैं वहाँ पर फोलियम कहलाती हैं। फिर एफरेंट पाथवेज, यानी कि ब्रेन के कौन कौन सी जगहों से सिग्नल्स आ रहे होते हैं हमारे सेरिबेलम में। तो जनाब वाली इंफीरियर ओलिवरी न्यूक्लिया से आ रहे हैं, जिसकी वजह से ओलिवो सेरिबेलर ट्रैक होता है। सबसे इंपॉर्टेंट पोंटाइन न्यूक्लिया से आ रहे होते हैं, जो आपको कॉर्टिको पोंटो सेरिबेलर पाथवे, यानी कि कॉर्टेक्स से फाइबर के पॉन्स की न्यूक्लिया में और फिर पॉन्स की न्यूक्लिया से आपके सेरिबेलम में। तो पोंटाइन न्यूक्लिया से खासतौर पर आ रहा होता है। फिर उसके अलावा वेस्टिबुलर न्यूक्लिया से आ रही होती है, जिसको हम वेस्टिबुलर सेरिबेलर फाइबर कहते हैं। और रेटिकुलर सेरिबेलम, यानी कि जो रेटिकुलर फॉर्मेशन होती है आपकी ब्रेन स्टेम में, वहां से भी फाइबर्स आ रहे होते हैं आपके सेरिबेलम के पास। तो देखते हैं पेरिफेरी से कहां से इंफॉर्मेशन जमा कर रहा होता है सेरिबेलम। तो 2 तरह के ट्रैक होते हैं, एक होता है डोर्सल स्पाइनल सेरिबेलर ट्रैक और एक होता है वेंट्रल स्पाइनल सेरिबेलर ट्रैक। ये जो डोर्सल स्पाइनल सेरिबेलर ट्रैक होता है ये बहुत हाई वेलोसिटी नर्व फाइबर्स पे कंसिस्ट कर रहा होता है। और ये कौन सी इंफॉर्मेशन लेके आता है हमारी सेरिबेलम के पास? मसल्स की टोन के बारे में, मसल्स की लेंथ के बारे में, यानी कि मसल स्पिंडल की जो इन्फॉर्मेशन होती है, गोल्जी टनल ऑर्गन की इन्फॉर्मेशन होती है, उसको लेके आ रहा होता है और इंफीरियर पोटेंटल से घुस के अपनी वाली साइड के सेरिबेलम को सप्लाई दे देता है। दूसरा तो हमारे पास वेंट्रल स्पाइनल सेरिबेलर ट्रैक। ये वेंट्रल स्पाइनल सेरिबेलर ट्रैक सुपीरियर पोटेंटल से घुसता है और दोनों साइडों के सेरिबेलम को सप्लाई कर रहा होता है, यानी एक साइड का जो होता है वो दोनों साइडों को सप्लाई कर रहा होता है। और ये कौन सी इन्फॉर्मेशन लेकर जा रहा होता है? ये बेसिकली सेरिबेलम को बताता है कि इस वक्त मसल्स को कौन सी मोटर इन्फॉर्मेशन भेजी जा रही है। तो यानी जो भी मोटर इन्फॉर्मेशन जा रही है उसकी जासूसी करके सेरिबेलम को बताया जाता है। तो ये जो जासूसी करके ये ऊपर लेके गया तो हम कहते हैं इफरेंस कॉपी, कि भाई जो कुछ भी ऊपर जा रहा था उसके बारे में सारा कुछ हमें यहाँ पे पता चल गया है।
ऑलरेडी जी सब कॉन्शियस लेवल पे ये सारी चीजें हमारे सेरिबेलम में सारी चीजों को प्रोसेस कर रहा होता है। अच्छा, डीप सेरिबेलर न्यूक्लिया, तीन तरह के इंपॉर्टेंट डीप सेरिबेलर न्यूक्लिया होते हैं, डेंटेट न्यूक्लियस, इंटरपोज न्यूक्लियस और फास्टिजियल न्यूक्लियस। फास्टिजियल न्यूक्लियस कहाँ पे होता है? हमारे जो वर्मस होती है ना, वहाँ पे फास्टिजियल न्यूक्लियस होता है, जो कि एंटी ग्रेविटी मसल को कंट्रोल करने में रोल प्ले करेगा, यानी कि पोस्टल स्टेबिलिटी को मेंटेन करने में रोल प्ले करेगा। डेंटेट न्यूक्लियस लेटरल जोन्स में होता है, लेटरल जोन्स प्लानिंग ऑफ मूवमेंट में रोल प्ले कर रही होती हैं। और इंटरपोज न्यूक्लियस इंटरमीडिएट जोन में होता है, इंटरमीडिएट जोन जो है वो आपकी बॉडी की मुख्तलिफ मूवमेंट को कंट्रोल कर रही होगी। अच्छा, अब इन सारे न्यूक्लियस से निकलने वाले फाइबर्स का जो ट्रैक है उनको भी देख लेते हैं। जो फास्टिजियल न्यूक्लियस से यानी वर्मस से निकलते हैं, ये फाइबर्स निकल के मेडुला और पॉन्स के रीजन में चले जाते हैं। सही। जो इंटरमीडिएट जोन से निकलते हैं फाइबर्स, ये सबसे ज्यादा मेहनत करते हैं, बहुत घूमते फिरते हैं। तो इंटरमीडिएट जोन से निकले फाइबर्स, पहले तो सारी बातें, अपना इंटरमीडिएट जोन का न्यूक्लियस कौन सा था? इंटरपोज न्यूक्लियस। तो वो जाएंगे इंटरपोज न्यूक्लियस में, फिर इंटरपोज न्यूक्लियस से आगे वो थैलेमस में, थैलेमस से होते हुए सेरिब्रल कॉर्टेक्स के पास, सेरिब्रल कॉर्टेक्स से वापस आएंगे दोबारा थैलेमस, थैलेमस से होते हुए फिर बेसल गैंग्लिया, रेड न्यूक्लियस की और रेटिकुलर फॉर्मेशन वगैरह को बताएंगे कि भाई ये इन्फॉर्मेशन आ रही है। सही होगी बात? तो अगर आप समझें तो बेसिकली हुआ यहाँ पे क्या है, सेरिबेलम से निकली, थैलेमस से होते हुए ब्रेन तक गई, और फिर ब्रेन से मतलब सेरिब्रल कॉर्टेक्स तक गई, और फिर सेरिब्रल कॉर्टेक्स को जब पता चल गया कि हाँ ये वाले पैगाम आते हैं, तो सबको बताती है कि भाई हमारे बीच में ये मशवरा हुआ है, तो वापस थैलेमस के थ्रू बेसल गैंग्लिया और रेडिकुलर वगैरह को इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। उसके अलावा लेटरल जोन से निकले इन फाइबर्स के क्या पास ऑप्ट करते हैं? लेटरल जोन से निकले, जारी बात है, लेटरल जोन का न्यूक्लियस डेंटेट न्यूक्लियस, डेंटेट न्यूक्लियस से होते हुए जाएंगे, थैलेमस से होते हुए सेरिब्रल कॉर्टेक्स में चले गए, और यहाँ पे हमारा बात होगी खत्म। फिर आता है हमारे पास फंक्शनल यूनिट, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। फंक्शनल यूनिट हम देखते हैं तकरीबन 30 मिलियन फंक्शनल यूनिट्स होते हैं। हर फंक्शनल यूनिट के सेंटर में एक तो डीप न्यूक्लियस सेल होता है और एक परकिंजी सेल होता है। ओवरऑल अगर सेरिब्रल कॉर्टेक्स की बात की जाए तो कॉर्टेक्स के अंदर 3 लेयर होती हैं, सबसे बाहर मॉलिक्यूलर लेयर, फिर परकिंजी सेल लेयर, फिर ग्रेन्यूल सेल लेयर। अच्छा जी, ये जो परकिंजी सेल होता है ये हमेशा इनहिबिटरी होता है, यानी जब भी स्टिमुलेट होगा ना तो ये डीप न्यूक्लियर सेल को इनहिबिट कर देगा। सेरिबेलम में इंफॉर्मेशन लाने वाले दो तरह के फाइबर्स होते हैं, एक होते हैं क्लाइंबिंग फाइबर्स और एक होते हैं मॉसी फाइबर्स। ये जो क्लाइंबिंग फाइबर्स हैं ये सिर्फ इंफीरियर ऑलिव से इंफॉर्मेशन ला रहे होते हैं, बाकी हर जगह से आने वाली इंफॉर्मेशन मॉसी फाइबर के थ्रू जा रही होगी। हर सेरिबेलम में एंटर होने वाला फाइबर नंबर 1 डीप न्यूक्लियर सेल को स्टिमुलेट करेगा, और नंबर 2 कॉर्टेक्स को स्टिमुलेट करेगा। और कॉर्टेक्स को स्टिमुलेट करने की वजह पता क्या होगा? परकिंजी फाइबर स्टिमुलेट होंगे और अल्टीमेटली डीप न्यूक्लियर सेल इनहिबिट होगा, यानी कि हर आने वाले फाइबर की वजह से, हर आने वाले सिग्नल की वजह से पहले डीप न्यूक्लियर सेल स्टिमुलेट होता है और फिर डीप न्यूक्लियर सेल इनहिबिट हो जाता है। तो ये हमारे पास हर आने वाले फाइबर में होगा। सही। तो क्लाइंबिंग फाइबर में भी ऐसे ही होगा, पहले ये आया और फिर अच्छा ये जो इसका हिस्सा जो कॉर्टेक्स में गया ना, ये तकरीबन 300 सिनेप्सेस बनाता है परकिंजी सेल के साथ। ये तो खत्म हो गया हमारे पास क्लाइंबिंग फाइबर की कहानी। अब हम देखते हैं मॉसी फाइबर की कहानी। मॉसी फाइबर की भी जो इन्फॉर्मेशन आएगी वो पहले एक्साइट करेगी हमारे इसको, और फिर दूसरे जाएंगे कॉर्टेक्स में। कॉर्टेक्स में ये ग्रेन्यूल सेल्स को एक्साइट करते हैं। एक मॉसी फाइबर हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स ऑफ ग्रेन्यूल सेल्स को एक्टिवेट कर लेता है। ग्रेन्यूल सेल से आगे इन्फॉर्मेशन चली गई, ये जो आपके पास मॉलिक्यूलर लेयर थी, यहाँ पे फाइबर जो होते हैं बहुत पतले पतले होते हैं। मॉलिक्यूलर लेयर और परकिंजी सेल के बीच में बहुत ज्यादा कनेक्शन होते हैं। हर परकिंजी सेल मॉलिक्यूलर लेयर के तकरीबन 80,000 टू 2 लाख फाइबर्स के साथ सिग्नल्स बना रहा होता है। डाउनो की बात। फिर एक और डिफरेंस है यहाँ पे, हमारे पास जो क्लाइंबिंग फाइबर्स होते हैं वो एक तो बहुत तगड़ा किस्म का सिग्नल भेजते हैं और उसके बाद हल्के के सिग्नल भेजते चले जाते हैं, तो इसको हम नाम देते हैं कॉम्प्लेक्स स्पाइक। जो एक्शन पोटेंशियल क्लाइंबिंग फाइबर ने प्रोड्यूस करवाया उसको कहते हैं कॉम्प्लेक्स स्पाइक, और जो एक्शन पोटेंशियल ग्रेन्यूल सेल्स वगैरह प्रोड्यूस करवाते हैं या मॉसी फाइबर्स प्रोड्यूस करवाते हैं उसको हम कहते हैं सिंपल स्पाइक, क्योंकि यहाँ पे ग्रेन्यूल सेल्स बड़ी मुश्किल से एक्साइट होते हैं। इस वजह से मॉसी फाइबर्स बेचारे मिल मिला के बड़ी मुश्किल से एक ही अच्छा तगड़ा सिग्नल दे पाते हैं परकिंजी सेल को, तो इस वजह से हम कहते हैं सिंपल से स्पाइक। तो मॉसी फाइबर्स की हुई सिंपल स्पाइक और क्लाइंबिंग फाइबर्स की कौन सी हुई? कॉम्प्लेक्स स्पाइक। उसके अलावा बता रहे हैं कि डीप न्यूक्लियर सेल परकिंजी सेल जो होते हैं वो कंटिन्यूसली सिग्नल्स को भेज रहे होते हैं, और अगर देखा जाए तो डीप न्यूक्लियर सेल हर वक्त एक्साइट भी हो रहा है, हर वक्त इनहिबिट भी हो रहा है। नॉर्मली एक्साइटेशन ज्यादा होती है, इनहिबिशन थोड़ी सी कम होती है। जब मोटर एक्टिविटी करवानी होती है तो एक्साइटेशन थोड़ी और बढ़ जाती है ताकि मोटर एक्टिविटी हो जाए। तो ये बात है, इसमें कोई मुश्किल चीज नहीं है। मॉलिक्यूलर लेयर के अंदर बास्केट सेल्स और स्टेलेट सेल्स होते हैं, जो कि जिस फाइबर के अराउंड होते हैं ना, साथ वाले फाइबर्स को इनहिबिट करते रहते हैं ताकि लेटरल इनहिबिशन हो। जिस फाइबर को एक्टिवेट किया है सिर्फ वही फाइबर सिग्नल को ले जा सके। फिर आता है टर्न ऑन ऑफ और टर्न ऑफ ऑन सिग्नल। बेसिकली बात यह है कि अगर हमने कोई भी कॉन्ट्रैक्शन करवानी होती है तो कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट करवाने के लिए सबसे पहले हम लोगों को एगोनिस्ट को ऑन करना पड़ता है और एंटागोनिस्ट को ऑफ करना पड़ता है। इसको कहते हैं ऑन ऑफ। सही के बाद, और फिर जब हमने कॉन्ट्रैक्शन को स्टॉप करना होता है तो स्टॉप करने के लिए इसको ऑफ करेंगे और इसको ऑन करेंगे, तो इसको कहते हैं ऑफ ऑन। तो यानी कि मूवमेंट स्टार्ट करने के लिए ऑन ऑफ सिग्नल होता है और मूवमेंट को रोकने के लिए ऑफ ऑन सिग्नल होता है। ऑन ऑफ में एगोनिस्ट ऑन एंटागोनिस्ट ऑफ, और यहाँ पे एगोनिस्ट ऑफ एंटागोनिस्ट ऑन। समझ नहीं आई तो प्लीज मतलब वापस वीडियो को पीछे करके देख लीजिएगा दोबारा से। ये जो फंक्शन है इसमें कौन कौन रोल प्ले कर रहा है? भाई जान सीधी सी बात है, ब्रेन ने तो सिग्नल भेज दिया कि भाई मसल को कॉन्ट्रैक्ट करवाओ। ब्रेन सिर्फ सिग्नल भेजता है एगोनिस्ट को कॉन्ट्रैक्ट करवाने के लिए। सही। मैसेज आया सेरिबेलम के पास किया एगोनिस्ट को कॉन्ट्रैक्ट करवाने की इन्फॉर्मेशन है, क्या करना चाहिए? सेरिबेलम कहता है बात तो सही है, तो सेरिबेलम सपोर्ट, क्योंकि आपको पता है सेरिबेलम में सबसे पहले एक्साइटेशन होगी उसके बाद इनहिबिशन होगी। तो पहले तो एक्साइटेशन होती है जिसकी वजह से ब्रेन को हम सपोर्ट करते हैं कि भाई तुम एगोनिस्ट को कॉन्ट्रैक्ट करवा के अच्छा कर रहे हो और जोर से एगोनिस्ट को कॉन्ट्रैक्ट करवाओ। तो एगोनिस्ट की प्रॉपर कॉन्ट्रैक्शन में सेरिबेलम ने रोल प्ले कर दिया।
फिर थोड़ी देर बाद जो इस एगोनिस्ट की कंट्रैक्शन खत्म हो जाए, यानी कि ये ऑफ हो गया था, तो इसमें भी सेरिबेलम में रोल प्ले करता है, क्योंकि हमने देखा था कि थोड़ी देर बाद सेरिबेलम के जो सेल होते हैं वो इनहिबिट होते हैं। तो जब इनहिबिट होते हैं तो वो इनहिबिटरी सिग्नल्स भेजते हैं, जिसकी वजह से मसल जो है वो ऑफ होता है। ये तो समझ में आ गई कि एगोनिस्ट को सेरिबेलम ने मजीद ऑन करने में भी हेल्प किया और फिर ऑफ करने में भी हेल्प किया। लेकिन एंटागोनिस्ट किस तरह से उल्टा काम करता रहा, यानी जब इसको ऑन करे थे ये ऑफ कैसे हुआ, जब इसको ऑफ करे थे ये ऑन कैसे हुआ। तो ये बेसिकली आपके स्पाइनल कॉर्ड के अंदर जो रेसिप्रोकल इनर्वेशन होती है उसका फंक्शन है कि जब एगोनिस्ट को आप एक सिग्नल भेजो तो वो एंटागोनिस्ट को नेचुरली ऑपोजिट सिग्नल भेज देते हैं। सही होगी बात। तो ये तो हमने प्रॉपर्टी पढ़ ली है सारी मॉसी फाइबर्स की। क्यों मैं कह रहा हूँ मॉसी फाइबर्स, क्योंकि हमने कहा था कि ब्रेन से आने वाले या कहीं से भी आने वाले सिग्नल्स मॉसी फाइबर्स के थ्रू जाएंगे। क्लाइमिंग फाइबर तो सिर्फ इंफीरियर ऑलिव से फाइबर्स को ला रहे होते हैं। तो यहाँ भी बेसिकली ब्रेन ने मैसेज भेजता है ना इधर मसल को, तो ब्रेन के सिग्नल ये आए थे ना सेरिबेलम में, तो यहाँ पे मॉसी फाइबर के सिग्नल आते हैं। तो क्लाइमिंग फाइबर किस काम के, क्लाइमिंग फाइबर बेसिकली लर्निंग में रोल प्ले करते हैं, यानी कि जब एक मोटर एक्टिविटी हो जाती है तो क्लाइमिंग फाइबर सेरिबेलम को बताते हैं कि यार ये मोटर एक्टिविटी ज़्यादा जोर से करनी चाहिए थी या थोड़ी आराम से करनी चाहिए थी। तो इस तरह से आहिस्ता आहिस्ता सेरिबेलम को मॉडिफाई करते हैं, उसकी सेंसिटिविटी को चेंज करते हैं कि यार तुम्हें ना ज़्यादा सिग्नल भेजने चाहिए, कम सिग्नल भेजने चाहिए, और आहिस्ता आहिस्ता इंसान लर्न कर जाता है। इसी वजह से जब आप बैडमिंटन खेलना शुरू करते हैं, शुरू में आपकी प्रैक्टिस अच्छी नहीं होती है, आपसे सही शॉट्स नहीं लगती, और आहिस्ता आहिस्ता आपकी शॉट्स बेहतर से बेहतर होती चली जाती हैं। तो जो आपका मोटर फंक्शन बेहतर होता है प्रैक्टिस से, उसकी रीजन क्या है कि क्लाइमिंग फाइबर्स सेरिबेलम की सेंसिटिविटी को ऑल्टर करते रहते हैं। उसके अलावा देखते हैं सेरिबेलम कौन कौन से लेवल्स पे काम कर रहा होता है। नंबर 1 वेस्टिबुलर सेरिबेलर लेवल। वेस्टिबुलर सेरिबेलर लेवल में हम जो वेस्टिबुलर अपरेटस है उसके साथ कनेक्शन बनाए हुए हैं। सेरिबेलम के कौन से पोर्शन है, फोक्यूलो नोडुलर लोब ऑफ द सेरिबेलम। ये बेसिकली इक्विलिब्रियम में और पोस्चर को मेंटेन करने में रोल प्ले कर रहे होते हैं, क्योंकि इसने एंटी ग्रेविटी मसल को इन्होंने सप्लाई देनी है खास तौर पे। सही होगी बात। और उसके अलावा ना सिर्फ इक्विलिब्रियम को मेंटेन करते हैं, बल्कि किसी भी मूवमेंट को पहले से कैलकुलेट कर लेना कि यार थोड़ी देर बाद जो है वो ये होने वाला है, ये मेरा पाँव यहाँ तक पहुंच जाएगा या फुटबॉल मेरे पाँव के करीब पहुंच जाएगा, तो इस चीज़ में भी यही रोल प्ले करेंगे। ऑलराइट, फिर आते हैं हमारे पास स्पाइनोसेरिबेलम, यानी कि स्पाइन से आपकी बॉडी की पहले से इन्फॉर्मेशन आ जाती है स्पाइनल कॉर्ड के सेरिबेलम के अंदर। इस कंडीशन में हम मुख्तलिफ मूवमेंट को कंट्रोल कर रहे हैं। इसमें आपके सेरिबेलम का कौन सा पोर्शन इन्वॉल्व है, इंटरमीडिएट जोन इज इन्वॉल्व इन दिस। सही होगी बात। तो जो आपकी एक्चुअल मूवमेंट किसी भी वजह से हो रही होती है उसमें यही अपना रोल प्ले कर रहा होता है। और इसका फिर खास तौर पे फंक्शन हमारे पास डैम्पिंग वगैरह के अंदर आ रहा है। क्यों डैम्पिंग वगैरह के अंदर, देखो भाई सीधी सी बात है। पहली तो बात, इंटरमीडिएट जोन का न्यूक्लियस कौन सा है, इंटरपोज्ड न्यूक्लियस। ये तो बात हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, ये तो हमें पता ही है। अच्छा, होता बेसिकली ये जब भी कोई मूवमेंट हो रही होती है ना, तो हमने कहा था कि सेरिबेलम जो होता है ना वो पहले एक्साइट होता है फिर इनहिबिट होता है। इसका मतलब है आगे भी पहले एक्साइटेटरी सिग्नल भेजेगा फिर इनहिबिटरी सिग्नल भेजेगा। तो ये जो इनहिबिटरी सिग्नल है ये किसी मूवमेंट को डैम्प करने में रोल प्ले करते हैं कि भाई अगर ब्रेन कोई अन्य वाह कोई सिग्नल भेज रहा है तो उस सिग्नल को ये रोक देंगे। और वेरी सिमिलरली अगर मैं अपने हाथ को लेकर जा रहा हूँ, मैंने हाथ को यहाँ पे रोकना था असूली तौर पर, वो मेरा हाथ यहाँ पर नहीं रुक सका, तो भाई ये सेरिबेलम का कसूर है। क्योंकि आमतौर पे ये होता है कि सेरिबेलम जो होता है ना वो एक्साइटेटरी सिग्नल की थोड़ी देर बाद ही इनहिबिटरी सिग्नल भी भेज देता है, ताकि अगर मैं मूवमेंट कर रहा था तो मूवमेंट भी इंटेंडेड जगह पे स्टॉप हो जाए, बल्कि थोड़ा सा एडवांस में सिग्नल भेज देता है। क्योंकि सेरिबेलम को पता है कि अगर मैंने एंड टाइम पे सिग्नल भेजना रुकने का तो हाथ आगे निकल ही जाएगा, क्योंकि मोमेंटम बना हुआ है। तो थोड़ा सा ये कैलकुलेटेड एडवांस करता है और थोड़ा सा पहले इन्फॉर्मेशन को भेज देता है। अगर सेरिबेलम नहीं होगा तो मेरा हाथ आगे निकल जाएगा, फिर वापस आऊंगा, फिर ऐसे ऐसे मेरा हाथ ट्रेमर आना शुरू हो जाएंगे, जिसको हम कहते हैं एक्शन ट्रेमर या इंटेंशन ट्रेमर। सही होगी बात। फिर आते हैं हमारे पास कि ये बैलिस्टिक मूवमेंट्स को भी कंट्रोल करता है। बैलिस्टिक मूवमेंट का वो मतलब है कि कई मूवमेंट्स हमने एक पैटर्न में की है, जैसे मिसाल के तौर पर टाइपिंग होगी मेरे पास, तो अब मैं ये नहीं है कि पहले ए की इन्फॉर्मेशन आएगी फिर बी की इन्फॉर्मेशन फिर सी की, फिर आप टी को दबा दो इस चीज़ की इन्फॉर्मेशन, बल्कि एक ही दफ़ा तगड़ 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 मैसेज भेज दिया कि भाई तुमने ABTS लिखना है, तो वो एक ही दफ़ा सिग्नल आ जाएगा और वो सारे काम हो जाएंगे। तो ये बड़ा ज़बरदस्त काम है इसका, बेसिक मूवमेंट को कंट्रोल करना। ऑलराइट, फिर आता है हमारे पास सेरिब्रोसेरिबेलम। यहाँ पे हमारे सेरिब्रल कॉर्टेक्स का कौन सा एरिया इन्वॉल्व है, सेरिब्रल कॉर्टेक्स कह रहा हूँ, सेरिबेलम। सेरिबेलम का कौन सा एरिया इन्वॉल्व है, लेटरल जोन ऑफ सेरिबेलम इसमें इन्वॉल्व होती है। और सेरिब्रल कॉर्टेक्स की कौन से एरिया के साथ काम कर रही होती है, जाहिर बात है उसी एरिया के साथ काम कर रही होंगी जो एरिया प्लानिंग में इन्वॉल्व है। तो जो आपके फोर ब्रेन वगैरह होता है जो कि प्लानिंग में इन्वॉल्व होता है, उसके साथ इसके कनेक्शंस बने हुए होते हैं। इन कनेक्शंस के फायदे से अल्लाह का शुक्र है हम बहुत सारी मूवमेंट को कोऑर्डिनेटेड कर सकते हैं, हैंड की मूवमेंट, फिंगर्स की मूवमेंट्स, फिर बोलना, एक एक अल्फाबेट को प्रोनाउंस करना, किस वक्त कौन से अल्फाबेट को प्रोनाउंस करना है, इन सारी चीज़ों में बहुत अहम रोल प्ले कर रहा होता है हमारे पास सेरिब्रोसेरिबेलम का जो कनेक्शन बना हुआ है कि ब्रेन के कौन कौन से पोर्शन से हमने बनाया हुआ है, प्री मोटर एरिया से बनाया हुआ है, प्राइमरी और सोमैटोसेंसरी एसोसिएशन एरिया से बनाया हुआ है। तो यानी कि सिर्फ आप ये कह लो कि जो प्राइमरी मोटर एरिया है ना उसके साथ इसने कनेक्शन नहीं बनाया हुआ, क्योंकि प्राइमरी मोटर एरिया जो है वो प्लानिंग में इन्वॉल्व नहीं होता। तो ये आप कह सकते हो कि इसने प्राइमरी मोटर एरिया से कोई कनेक्शन नहीं बनाया हुआ। सप्लीमेंट्री मोटर एरिया क्योंकि ये प्लानिंग में इन्वॉल्व था, यहाँ से कनेक्शन बनाए हुए हैं। और सोमैटोसेंसरी एरिया, प्राइमरी और एसोसिएशन दोनों सोमैटोसेंसरी एरिया से भी कनेक्शन बनाए हुए होते हैं लेटरल जोन ऑफ सेरिब्रम में। अच्छा जी, उसके अलावा इसका फंक्शन क्या होता है, दो तरह के काम करने में, एक प्लानिंग ऑफ सीक्वेंशियल मूवमेंट्स और दूसरा टाइमिंग फंक्शन ऑफ सीक्वेंशियल मूवमेंट्स। प्लानिंग ऑफ सीक्वेंशियल मूवमेंट्स के लिए सारे बोलते टू वे ट्रैफिक होनी चाहिए ताकि दोनों आपस में मुशावरत कर सके। वहां से सिग्नल सेरिबेलम में, सेरिबेलम से सिग्नल वापस सेरिब्रल कॉर्टेक्स में जाए, तो इनकी टू वे होती है।
इसमें तो कोई मुश्किल बात नहीं थी। फिर टाइमिंग फंक्शन ऑफ सीक्वेंशियल मूवमेंट्स, भाई कौन सी मूवमेंट का कब एक मूवमेंट कंप्लीट होगी और अगली मूवमेंट शुरू करवानी है, इसमें भी ये रोल प्ले करेगा। अगर ये काम नहीं करता तो जाहिर बात है एक पर्सन मतलब उसकी जो मूवमेंट्स हैं वो प्रॉपर नहीं हो सकेंगी। फिर एक्स्ट्रा मोटर, ये तो हमने देखा ना, मोटर एक्टिविटीज, बॉडी की अपनी मोटर एक्टिविटीज को कंट्रोल कर रहे थे, उसके अलावा दूसरी चीजों को भी कंट्रोल करते थे। मिसाल के तौर पर मैं फुटबॉल खेल रहा हूँ, अब ये मैंने कैलकुलेट करना है कि यार 1 सेकंड बाद ये फुटबॉल मेरे पाँव के पास आ जाएगा और फिर मैंने किक मारनी है। तो अब जो फुटबॉल को मैं कैलकुलेट कर रहा हूँ, मेरी अपनी बॉडी की तो कोई कैलकुलेशन नहीं है ना, बल्कि फुटबॉल को कैलकुलेट कर रहा हूँ। तो ये होती है एक्स्ट्रा मोटर प्रेडिक्टिव फंक्शन। जिनमें ये नहीं होता ना, तो एक बंदर का एग्जांपल है कि उसका साइबर नहीं था, तो उसको पता ही नहीं चलता कि अगले 1 सेकंड बाद मैं दीवार के पास पहुंच जाऊंगा, तो एज अ रिजल्ट बंदर बेचारे की दीवार में टक्कर हो जाती है। सही होगी बात। क्लिनिकल एब्नॉर्मैलिटी जिक्र करते हैं, अगर ये सारे काम नहीं हो रहे होंगे तो जाहिर सी बात है डिस्मेट्रिया, सेरिबेलम खराब है, इस कंडीशन को नाम देते हैं डिस्मेट्रिया। डिस्मेट्रिया के बहुत सारे सिम्टम होते हैं, जिस तरह मिसाल के तौर पे एक सिम्टम है हमारे पास एलेक्सिया। एलेक्सिया क्या मतलब है, 4 बंदे की खराब होगी, शराब पीने की वजह से भी खराब हो सकती है, सेरिबेलम खराब होने की वजह से भी हो सकती है। भारत डिस्मेट्रिया में भी एटेक्सिया हो जाता है और एटेक्सिया हो गया। उसके अलावा एक और प्रॉब्लम हो सकती है पास पॉइंटिंग। इसमें क्या होता है कि उंगली एक जगह पे हम ला नहीं पाते, पेशेंट का यहाँ निकल जाएगी, यहाँ निकल जाएगी, क्योंकि वो जो एक जगह पर लाना था, रोकना था, कोऑर्डिनेशन थी, टाइमिंग थी, सीक्वेंसिंग थी, ये सारा काम तो सेरिबेलम कर रहा था। तो सेरिबेलम खराब हुआ तो बीमारी होती है, जिसको कहते हैं पास पॉइंटिंग। फिर होता है डिसडायडोकाइनेसिया। इसमें ये होता है कि रैपिड अल्टरनेटिव मूवमेंट्स जो होती हैं वो इंसान नहीं कर पाता। सारी सी बात है, रैपिड मूवमेंट्स में सेरिबेलम एक बहुत अहम रोल प्ले कर रहा होता है, तो वो मूवमेंट्स नहीं होंगी। फिर डायसेर्थिया, प्रॉपर बोल नहीं पाता इंसान। फिर सेरिब्रल निस्टैग्मस, इसमें ट्रेमर ऑफ द आई बॉल्स होते हैं। इंसान ने अपनी आंखों को यहाँ से हटाया, यहाँ पे देखना था, यहाँ पे जब डेला पहुंचा तो आई बॉल मजीद आगे चला गया, तो आई बॉल हिलता रहता है, आंख एक जगह पे फिक्स नहीं हो पाती। फिर हाइपोटोनिया, मसल्स की टोन कम हो जाती है अगर सेरिबेलम सही से काम ना करो, क्योंकि आपको याद है ना, मैंने बताया था कि सेरिबेलम पहले कहता है, जब ब्रेन कहता है ना मैंने मसल को कॉन्ट्रैक्ट करवाना है, तो शुरू में तो सेरिबेलम कहता है शाबाश करवाओ कॉन्ट्रैक्ट, यानी कि मसल को ज्यादा सिग्नल भेजने में सेरिबेलम रोल प्ले करता है। तो अगर सेरिबेलम नहीं है तो मसल को कम सिग्नल जारी होंगे, यानी कि हाइपोटोनिया हो जाएगी। ऑलराइट, फिर आते हैं हमारे पास बेसिक गैंग्लिया और उसके मोटर फंक्शंस। बेसिक गैंग्लिया के बहुत सारे मोटर फंक्शंस हैं जी। इसने भी एक तो ये बात बता रहे हैं कि इसका सेरिब्रल कॉर्टेक्स के साथ कनेक्शन के बारे में आपको बता रहे हैं, क्योंकि सेरिब्रल कॉर्टेक्स से निकलने वाले जो फाइबर होते हैं वो यहाँ पे इंटरनल कैप्सूल से गुजर के जाते हैं। इंटरनल कैप्सूल का मतलब है कि बेसल गैंग्लिया के दरमियान होके ये आपके पास कॉर्डेट न्यूक्लियस और ये वो नीचे लेंटिफॉर्म न्यूक्लियस है। इस लेंटिफॉर्म न्यूक्लियस में बाहर वाली साइड पे होता है पोटामिन, अंदर वाली साइड पे होता है ग्लोबस पैरेडस। खैर ओवरऑल अगर आपसे पूछे कि बेसल गैंग्लिया में कौन कौन सी चीजें इंक्लूड है, तो उसमें इंक्लूडेड होता है कॉर्डेट न्यूक्लियस, पोटामिन, ग्लोबस पैरेडस, सब्सटेंशिया नाइग्रा और सबथैलेमिक न्यूक्लियस। अच्छा जी, अगर इन चीज़ों की मैं आपको नेट से डायग्राम दिखा सकूँ जी, बिल्कुल दिखा सकता हूँ इंशाल्लाह। तो ये हमारे पास लेंटिफॉर्म न्यूक्लियस, ये बाहर आ गया हमारे पास पोटामिन, ये आ गया हमारे पास ग्लोबस पैरेडस, ठीक है, ये थैलेमस है, थैलेमस के नीचे होगा सब थैलेमस और वहीं पे करके सब्सटेंशिया नाइग्रा, और ये ऊपर यूं ऐसे करके मौजूद होते हैं हमारे पास कॉर्डेट न्यूक्लियस। तो ये हमने बात डिस्कस करी एनाटॉमिकली। उसके बाद देखते हैं दो तरह के सर्किट, जाहिर सी बात है बहुत सारे आप देख सकते हैं कनेक्शन वगैरह बने हुए हैं। दो तरह के इंपॉर्टेंट सर्किट्स को हम पढ़ेंगे, एक होता है हमारे पास पोटामिन सर्किट और एक होता है हमारे पास कॉर्डेट सर्किट। जो पोटामिन सर्किट होता है ये नहीं होंगे तो बहुत सी ऐसी एक्टिविटीज जो कि हमारे लिए आमतौर पर इतनी मुश्किल नहीं है, आप सब कॉन्शियस में कर लेते हो, जैसे फुटबॉल को पास करना या लिखना, ये वो सारा कुछ, ये एक्टिविटीज होना बंद हो जाएंगी अगर पोटामिन सर्किट डैमेज हो। पोटामिन सर्किट में होता बेसिकली क्या है, प्राइमरी कॉर्टेक्स के अलावा दूसरे रीजन से फाइबर्स निकलते हैं और जाते हैं पोटामिन में। पहले फाइबर हो गए, दूसरे नंबर 2, फिर पोटामिन से फाइबर्स निकलते हैं और जाते हैं ग्लोबस पैरेडस में। ग्लोबस पैरेडस के ना 2 रीजन होते हैं, एक होता है इंटरनल ग्लोबस पैरेडस और एक होता है एक्सटर्नल ग्लोबस पैरेडस। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं, ये तो हो गया ना पोटामिन, फिर ये ग्लोबस पैरेडस था। अब ग्लोबस पैरेडस में ये है इंटरनल ग्लोबस पैरेडस और ये है एक्सटर्नल ग्लोबस पैरेडस। तो पोटामिन सर्किट में पोटामिन से सिग्नल चले जाते हैं हमारे पास इंटरनल ग्लोबस पैरेडस में, फिर इंटरनल ग्लोबस पैरेडस से वेंट्रोबेसल वगैरह न्यूक्लियर ऑफ थैलेमस और थैलेमस से होते हुए प्राइमरी कॉर्टेक्स ऑफ द सेरिब्रल कॉर्टेक्स। निकले प्राइमरी कॉर्टेक्स से नहीं थे लेकिन जाते प्राइमरी कॉर्टेक्स के पास ही हैं। ये तो हो गया पोटामिन सर्किट। फिर इसके साथ बहुत छोटे मोटे एंसिलरी सर्किट्स भी होती हैं जिनमें हम लोग नीचे वाले स्ट्रक्चर को इन्वॉल्व कर रहे थे, जिस तरह के आप देख सकते हैं इंटरनल ग्लोबस पैरेडस या एक्सटर्नल ग्लोबस पैरेडस, खास तौर पे जहाँ से फाइबर जा रहे थे सब्सटेंशिया नाइग्रा सब थैलेमस के पास और वापस कनेक्शन हो रहे होते हैं और फिर ये जगह आकर थैलेमस में जा रही होती है। तो इनके साथ कनेक्शन बनाने में एंसिलरी सर्किट्स रोल प्ले कर रहे होते हैं। इसमें अगर किसी भी जगह की लीजन हो जाए तो एब्नॉर्मैलिटीज होना शुरू हो जाएंगे। जैसे मिसाल के तौर पे ग्लोबस पैरेडस की लीजन हो जाए तो हम कहते हैं बंदे को एथेटोसिस हो गया। एथेटोसिस का मतलब होता है रिदिंग मूवमेंट्स होना मुख्तलिफ जगहों की, ये तो होगा ग्लोबस पैरेडस की वजह से। अच्छा, और अगर कोई और जगह सब थैलेमस डैमेज हो जाए तो हम कहते हैं बंदे को हो गया हेमीबैलिस्मस। हेमीबैलिस्मस में क्या होता है, फ्लेलिंग मूवमेंट्स, यानी कि बंदा पूरे बाजू को ऐसे से मूव कर रहा होता है। अच्छा, फिर आता है हमारे पास अगर पोटामिन की लीजन हो जाए तो होता है हमारे पास कोरिया। कोरिया में क्या होता है, फ्लिकिंग मूवमेंट्स। आई नो कि टर्म्स थोड़ी सी मुश्किल है लेकिन बेसिकली बात ये है, मैं आपको मूवमेंट पूरी समझा भी दूंगा ना, कॉन्सेप्ट समझा भी दूंगा, तो पेपर में आपने बेसिकली यही टर्म लिखनी है। तो पोटामिन की लीजन में कोरिया होगा जिसमें फ्लिकिंग मूवमेंट्स होती हैं। सब थैलेमस की लीजन में हेमीबैलिस्मस होगा जिसमें फ्लेलिंग मूवमेंट्स होती हैं, और दूसरा हमने पढ़ लिया एथेटोसिस और रिदिंग मूवमेंट्स होती हैं अगर आपके पास किस चीज़ की लीजन हुई हो, ग्लोबस पैरेडस की। और फिर आता है रोल ऑफ बेसिक गैंग्लिया फॉर कॉग्निटिव कंट्रोल। बात असल में ये है कि
पुटामेन सर्किट तो हमने पढ़ लिया। अब हम देख रहे हैं कॉर्डेट सर्किट को। कॉर्डेट सर्किट में क्या हुआ जी, फाइबर्स निकले हैं प्राइमरी मोटर कॉर्टेक्स से, ठीक है। पहले हमने कहा था प्राइमरी मोटर कॉर्टेक्स से निकलते नहीं है, प्राइमरी मोटर कॉर्टेक्स में जाते हैं। अब हम कह रहे हैं प्राइमरी मोटर कॉर्टेक्स से ही फाइबर्स निकल रहे हैं और निकल के जा रहे हैं कॉर्डेट में। ठीक है बात। फिर कॉर्डेट से आगे सर्किट सेम है, कॉर्डेट से आगे पुटामेन, पुटामेन से आगे इंटरनल ग्लोबस पैरेलल्स, वहां से आगे थैलेमस, वहां से आगे आपके ब्रेन के दूसरे रीजन में, खासतौर पर फ्रंटल लोब वगैरह में। ठीक है बात। अब ये प्राइमरी कॉर्टेक्स में नहीं जा रहे, तो पुटामेन सर्किट में प्राइमरी कॉर्टेक्स से नहीं निकल रहे थे, जा प्राइमरी कॉर्टेक्स में रहे थे। और इस केस में प्राइमरी कॉर्टेक्स से निकल रहे हैं, जा लेकिन कहीं और रहे हैं। ऑलराइट, ये जो आपके पास कॉर्डेट सर्किट होते हैं खासतौर पे कॉग्निशन में यानी थिंकिंग में, प्रोसेसिंग में वगैरह में रोल प्ले कर रहा होता है। वो आगे जाके देखेंगे कि उसकी प्रोसेसिंग वगैरह खराब होने से क्या होता है। फंक्शन होता है बेसिक गैंग्लिया। बेसिक गैंग्लिया के फंक्शन ये जो हमने कहा था कि थिंकिंग में, प्रोसेसिंग में रोल प्ले कर रहा है, ये भी बेसिक गैंग्लिया का फंक्शन है, जाहिर सी बात है। उसके अलावा हाँ, फिर ये ना बहुत सारी कई दफ़ा होती है, कोई ऐसी मूवमेंट्स होती हैं जो कि आपके कंट्रोल में तो नहीं है, लेकिन आप सीरीज ऑफ मूवमेंट्स होती हैं। जिस तरह तौर पर उन्होंने एग्जांपल दी है, एक शेर को देखा, आप फौरन तरफ मुड़ते हैं, भागते हैं और कोई चीज़ अगर मिल जाए, दरख्त वगैरह मिल जाए, तो चढ़ जाए। ये सारी मूवमेंट्स हैं, इसमें आपने सोचा नहीं था कि मैंने सारा कुछ करना है, लेकिन कई एक सीरीज ऑफ मूवमेंट्स आपने कर ली हैं। तो ये भी आपके पास कॉर्डेट न्यूक्लियस का ही फंक्शन होता है। तो कॉर्डेट न्यूक्लियस का ये फंक्शन भी हो गया, थिंकिंग वाला फंक्शन भी हो गया। पुटामेन का हमने कहा था फुटबॉल पास करना, लिखना, इस तरह के जो फंक्शन होते हैं वो पुटामेन सर्किट के भी रोल में आते हैं। उसके अलावा क्या क्या रोल है जी, मूवमेंट की रैपिडिटी को कंट्रोल करना, कि भाई मैंने कुछ लिखना है, कितनी तेजी से लिखना है, ये भी आपके पास बेसिक गैंग्लिया ही कंट्रोल करते हैं। फिर मूवमेंट कितनी लार्ज होनी चाहिए, अगर मैं ए लिखना है तो छोटा सा ए लिखना है कि बड़ा ए लिखना है, मुक्का मारना है तो इतना मुक्का मारना है, 1 इंच पंच मारना है कि बहुत जोर से मुक्का, पीछे से मुक्का मुक्का मारना है। तो कोई मूवमेंट कितनी लार्ज होगी, ये भी बेसिक गैंग्लिया ही कंट्रोल कर रहा होता है। जाहिर बात है सेरेब्रल कॉर्टेक्स के किसी एरिया के साथ मिलकर ही कंट्रोल कर रहा होगा। तो सेरेब्रल कॉर्टेक्स का कौन सा एरिया, पोस्टीरियर पैरेटल कॉर्टेक्स के साथ मिलकर कंट्रोल कर रहा है। तो पोस्टीरियर पैरेटल कॉर्टेक्स एसोसिएशन एरिया, ये भी थिंकिंग में, प्रोसेसिंग ऑफ सेंसरी इंफॉर्मेशन में इन्वॉल्व होती है। तो अगर ये ना हो तो बेसिक सेंसरी इंफॉर्मेशन तो ब्रेन को पहुंच जाएगी, लेकिन उसको हम प्रोसेस नहीं कर पाएंगे। तो ऐसी बीमारी को नाम देते हैं एग्नोजिया। जैसे कि एग्जांपल आप देख सकते हैं कि पेशेंट से कहा था कि ये वाली डायग्राम है, इसकी ड्राइंग बनाओ। उससे ड्राइंग ऐसी बनाई है कि जो अफेक्टेड साइड थी, जिस साइड पे उसकी बीमारी थी, वो साइड वो देख तो पा रहा है, अंधा नहीं है, नजर उसको आ रही है, सेंसेस उसको हैं, लेकिन उसको प्रोसेस नहीं कर पा रहा, वो यहाँ पे उसको ड्रॉ नहीं कर पा रहा, तो उसकी प्रोसेसिंग खराब हो गई है। और फिर खासतौर पर जो अफेक्टेड साइड होती है, कई दफा पेशेंट उस साइड का ख्याल रखना भी छोड़ देता है, अपनी बॉडी की उस साइड को भूल जाता है, अपने कई दफा उस बॉडी को वॉश नहीं करता, या अब जो वो हाफ बॉडी है उसको वो अपना बॉडी का हिस्सा समझता ही नहीं है। ठीक है, तो इसको हम कहते हैं पर्सनल निग्लेक्ट सिंड्रोम। इसमें भी हमारे पास कॉर्डेट सर्किट इन्वॉल्व है। तो हमने कहा देखा, पहले ही कहते थे ना कॉर्डेट सर्किट थिंकिंग में इन्वॉल्व होता है। तो ये जो सारे थिंकिंग और प्रोसेसिंग वाले काम है, इसमें कॉर्डेट न्यूक्लियस बड़ा अहम रोल प्ले कर रहा होता है। उसके बाद न्यूरोट्रांसमीटर मुख्तलिफ देखिएगा जनाने वाली, सेरेब्रल कॉर्टेक्स से निकल कर जो फाइबर्स कॉर्डेट और पुटामेन के पास आते हैं, इनका न्यूरोट्रांसमीटर होता है एसिटाइलकोलिन। डन। फिर कॉर्डेट और पुटामेन से आगे जो फाइबर जा रहे होते हैं इंटरनल ग्लोबस पैरेलल्स में नीचे, इनका न्यूरोट्रांसमीटर होता है गाबा। डन। और बाकी बहुत से और होते हैं जिनका न्यूरोट्रांसमीटर होता है ग्लूटामेट पाथवेज। सही। इसी तरह और बहुत होते हैं जिनका न्यूरोट्रांसमीटर होता है नॉरएपिनेफ्रिन, सेरोटोनिन, एनकेफ्लिन। ये वो हो गया। फिर एक और पाथवे जो कि हमने पुटामेन सर्किट और कॉर्डेट सर्किट में नहीं पढ़ा, वो ये है सब्सटेंशिया नाइग्रा से कुछ फाइबर्स निकलते हैं, कॉर्डेट और पुटामेन में जाते हैं। ये वाले फाइबर्स डोपामीन रिलीज करते हैं। डोपामीन एक इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर है। वैसे तो डोपामीन हो गया, गाबा हो गया, एसिटाइलकोलिन हो गया, ये सारे ही इनहिबिटरी होते हैं। तो इन सारों के इनहिबिशन वाले इफेक्ट को कैंसिल करने के लिए हमारे पास ग्लूटामेट होता है, क्योंकि ग्लूटामेट एक्साइटेटरी होता है। डन। अच्छा, कि जो गाबा इनहिबिटरी होता है, इसकी वजह से ओवरऑल जो लूप होता है, हमारे पास नेगेटिव फीडबैक लूप होता है। अब पूरी डिटेल जारी बात एक्सप्लेन नहीं कर सकते, जल्दी जल्दी की वीडियो है। पार्किंसन डिजीज, पार्किंसन डिजीज के बारे में मैंने कहा था कि आपने याद रखना है 153। 1 क्या, कॉज इसका ये होगा डोपामिन प्रोड्यूसिंग सेल्स जो होते हैं वो खराब हो जाते हैं, जिसकी वजह से डोपामिन की कमी हो जाएगी। ये जो इनहिबिशन कर रहे थे वो इनहिबिशन नहीं होगी, तो ये वजह जो है ये जाहिर बात है बहुत जज्बाती हो जाएंगे, बहुत ज्यादा सिग्नल भेजने शुरू कर देंगे। तो 153 में से 1 कॉज होता है, वो कॉज आपको पता चल गया। 5 सिम्टम होते हैं। क्या सिम्टम होते हैं इसके, सिम्टम याद करने के लिए निमोनिक में आपको बताया तिमार। ठीक है, पार्किंसन डिजीज वाले की तिमारदारी करनी चाहिए। तिमार, ट्रेमर्स होना शुरू हो जाएंगे, इंस्टेबिलिटी ऑफ पोस्चर होना शुरू हो जाएगी, मोटर फंक्शन खराब होना शुरू होंगे, जिस तरह कि खाना नहीं खाया जाएगा, स्वॉलो नहीं की जाएगी, एकाइनेजिया, मूवमेंट इनिशिएट नहीं की जाएगी, और आर स्टैंड्स फॉर रिजिडिटी, यानी कि मसल्स होती है उनकी रिजिडिटी हो जाती है। ठीक है, तो पार्किंसन डिजीज को याद करने के लिए मैं दोबारा बता रहा हूँ, 153 पता होना चाहिए। 1 कॉज आपको पता चल गया, 5 उसके सिम्टम्स पता चल गए, और 3 उसके ट्रीटमेंट्स होते हैं। अब डोपामिन की कमी है तो 3 तरह के ट्रीटमेंट हम कर सकते हैं। नंबर 1, एल डोपा देते हैं पेशेंट को। जब एल डोपा देते हैं ना, तो उसमें होता यह है कि एल डोपा बॉडी के अंदर जाकर डोपामिन में कन्वर्ट हो जाता है। अगर आपने डोपामिन इंजेक्ट किया तो वो तो ब्रेन तक पहुंच नहीं पाएगा ना, इसी वजह से एल डोपा देते हैं, क्योंकि एल डोपा ब्रेन तक पहुंच जाता है और फिर पहुंचने के बाद वो डोपामिन में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये तो हो गया पहला ट्रीटमेंट। दूसरा ट्रीटमेंट ये होता है मोनोअमाइन ऑक्सीडेज इनहिबिटर्स दे दो, क्योंकि मोनोअमाइन ऑक्सीडेज बॉडी के अंदर डोपामिन को कम करता है, तो उसका जब इनहिबिटर देंगे तो जाहिर बात है डोपामिन बॉडी में कम नहीं होगा, हम कहेंगे चलो शायद इसी तरह थोड़ा सा इलाज हो जाए। और तीसरा इलाज ये होता है कि फीटल डोपामिन सेल्स को ट्रांसप्लांट कर दिया जाए, यानी कि ऐसे सेल्स डाल दिए जाए जो कि डोपामिन इसकी बॉडी के अंदर प्रोड्यूस खुद करना शुरू कर दें। तो ये तो हमने देख लिया 153 पार्किंसन डिजीज के बारे में। उसके अलावा क्या बताया उन्होंने, पार्किंसन डिजीज के ट्रेमर्स और जो दूसरे ट्रेमर्स होते हैं सेरिब्रल डिजीज के ट्रेमर्स, उनमें फर्क क्या होता है। पार्किंसन डिजीज के ट्रेमर्स होते हैं रेस्टिंग ट्रेमर्स,
जब भी बंदा जाग रहा है हर वक्त ट्रेमर्स हो ही रहे हैं, जबकि वो होते थे इंटेंशन ट्रेमर या एक्शन ट्रेमर, जब कोई मूवमेंट स्टार्ट करना चाह रहे थे तब ट्रेमर हुआ था। तो ये आपके पास सेरिबेलर ट्रेमर और इसमें फ़र्क आ रहा है। सही। बाकी यहाँ पर उन्होंने यही बताया है कि ये जो सिम्टम्स आ रहे हैं इसकी रीजन ये हो सकती है, रीजन ये हो सकती है, उसको फिलहाल गोली मारें क्योंकि हम जल्दी जल्दी की वीडियो बना रहे हैं। ऑलराइट, फिर हमारे पास देखते हैं कि बस समराइज किया हुआ है कि इंटीग्रेशन मुख्तलिफ लेवल्स पे हो रही होती है। स्पाइनल लेवल पे रेसिप्रोकल सर्किट्स होते हैं, वॉकिंग कंट्रोल किया जाता है, विड्रॉल रिफ्लेक्स को कंट्रोल किया जाता है। हाइंड ब्रेन लेवल पे आई एम वेरी सॉरी, मेंटेनेंस ऑफ एक्सियल टोन का कवर किया जाता है, मेंटेनेंस ऑफ एक्सियल टोन का फंक्शन होता है। फिर इसी तरह मॉडिफिकेशन ऑफ डिग्रीज ऑफ टोन का भी फंक्शन होता है। मोटर कॉर्टेक्स लेवल पे हम क्या कर रहे हैं, मोटर कॉर्टेक्स जारी बात है आपकी मोटर फंक्शंस को मेनली कंट्रोल कर रहा होता है। अगर स्पाइनल कॉर्टेक्स को सिग्नल भेजा भी है तो ये उसको बाईपास कर देगा और कहेगा भाई मैं जो हुक्म दे रहा हूँ वही वाला काम करो। और मोटर कॉर्टेक्स के जो फंक्शन होते हैं वो हम ऐसे सीख भी सकते हैं, बेहतर भी कर सकते हैं। जबकि स्पाइनल कॉर्ड का जो फंक्शन है वो पैदाइशी बस एक दफा पढ़ गए तो पढ़ गए, जैसे होते हैं वैसे ही रहते हैं, इसलिए उनको हम हार्ड वायर्ड भी कहते हैं। अच्छा, सेरिबेलम को क्या काम होता है, सेरिबेलम मुख्तलिफ लेवल्स पे काम कर रहा है, स्पाइनल कॉर्ड के लेवल पे काम कर रहा होता है, स्ट्रेच रिफ्लेक्सेस वगैरह स्पाइनल कॉर्ड की हेल्प करता है स्ट्रेच रिफ्लेक्स वगैरह में। सही है। ब्रेन स्टेम के साथ वेस्टिबुलर अपरेटस के साथ जारी बात है कनेक्शन बना रहा होगा पोस्चर स्टेबिलिटी को मेंटेन करने के लिए। सेरिब्रल कॉर्टेक्स के साथ कनेक्शन बना रहा होता है जिसमें आपको पता है कि ये प्लानिंग में रोल प्ले करता है। एक्स्ट्रा मोटर फोर्स जब हमने कहा था ये ब्रेन से करता है, शाबाश शाबाश सही काम करवा रहे हो, तो एक्स्ट्रा मोटर फोर्स करता है। फिर हमने कहा था टर्न ऑन और टर्न ऑफ में भी रोल प्ले करता है, तो जारी बात है ये स्टॉप करता है किसी मूवमेंट को। फिर इसी तरह से ये प्रिडिक्ट करता है कि एडवांस पे क्या होने वाला है, एडवांस की मूवमेंट्स को प्रोग्राम भी कर लेता है और रैपिड मसल मूवमेंट्स में खासतौर पे बहुत अहम रोल प्ले कर रहा होता है। बेजल गैंग्लिया का क्या फंक्शन होता है, बेजल गैंग्लिया सब कॉन्शियस में जो बहुत से मूवमेंट्स हैं, फुटबॉल पास करना, लिखना, बास्केटबॉल में बास्केटबॉल को बास्केट में डालना, ये वो फंक्शन उनको भी कंट्रोल कर रहा होता है। सीक्वेंशियल मूवमेंट्स, और फिर हमने कहा था कोग्निटिव रोल होता है कोऑर्डिनेट सर्किट का, तो उसमें भी रोल प्ले करेगा। फिर शेर वाली मिसाल दी थी उसमें भी रोल प्ले करेगा। तो ये सारे हो गए हमारे पास बेजल गैंग्लिया के फंक्शन। आखिर में हम कोई भी एक्शन क्यों करते हैं, इंसान को ऐसा क्या स्टिमुलस मिलता है या कौन सी मोटिवेशन होती है जो वो सोचता है कि मैं मोटर एक्टिविटी करवाता हूँ। तो बेसिकली क्या चीज़ होती है हमारे पास, ये हाइपोथैलेमस हो गया, एमिगडाला हो गया, हिपोकैम्पस हो गया, ये सारे रीजन होते हैं जो कि मिल मिला के जब ये फैसला कर लें तो हमें कोई मोटर एक्टिविटी करवानी पड़ती है। तो ये जो हमें हर वक्त कुछ ना कुछ शौक लगा होता है ना मोटर एक्टिविटी का, तो वो इस वजह से होती है। बाकी चैप्टर में तो हमने ये पढ़ा ना मोटर एक्टिविटी कैसे कोऑर्डिनेट होती है। भाई मोटर एक्टिविटी करवाने की जरूरत ही क्यों पड़ी, क्यों हमने सोचा कि मैं कोई काम करता हूँ, क्यों मैंने सोचा कि मैं उंगली को ऐसे से करना शुरू कर देता हूँ। तो ये बेसिकली ये वाला रीजन होता है, इन सबको मिला के हम लिम्बिक सिस्टम कहते हैं। थैंक यू वेरी मच, वीडियो अच्छी लगी जल्दी जल्दी शेयर जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़ यार, लाइक जरूर किया करें, बड़ी मुश्किल से बनती जल्दी जल्दी की वीडियो।